हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल MM सोशियोनेट में स्वागत है। मैं मानसी मिश्रा आज बात कर रही हूँ UGC नेट सोशोलॉजी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपके PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की कि शिक्षा को डैश के अग्रणी कारक के रूप में समझा जा सकता है। मीन्स कि शिक्षा को एक मुख्य कारक के रूप में समझा जा सकता है। किसके? परिसर के, सामाजिक परिवर्तन के, सामाजिक स्थिरीकरण के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है, क्योंकि शिक्षा जो है सामाजिक परिवर्तन का अग्रणी कारक है। शिक्षा से ही समाज में परिवर्तन होता है। जैसे शिक्षा से मनुष्य में परिवर्तन होता है, वो पशु से मनुष्य बनते हैं, वैसे ही समाज में भी परिवर्तन एक शिक्षा से ही होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि उच्च जाति के व्यक्ति से विवाह करने वाले व्यक्ति की प्रथा को क्या कहा जाता है। मीन्स कि एक उच्च जाति का व्यक्ति है, वो विवाह करता है दूसरे व्यक्ति से जो कि निम्न कुल का हो। यहाँ पे क्वेश्चन यही कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो ऐसी प्रथा को क्या कहा जाएगा? संगोत्तर विवाह, एंडोगैमी, अनुलोम विवाह, हाइपरगैमी, कंधार या विजाति विवाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अनुलोम विवाह, क्योंकि उच्च कुल का लड़का जब निम्न कुल की लड़की से विवाह करता है तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। अब बात करें यहीं प्रतिलोम विवाह की, तो ये विवाह जो होता है, उच्च कुल की लड़की निम्न कुल के लड़के से विवाह कर लेती है तो इसे प्रतिलोमी विवाह कहते हैं, जो कि हमारे समाज में उचित नहीं माना जाता है। अनुलोम विवाह को ही हमारे समाज में स्वीकृति प्रदान की गई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किसने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत की संकल्पना की है। विल्फ्रेड पेरेटो ने, सी राइट मिल्स ने, आर डेहरनड्राफ ने, या फिर रॉबर्ट माइकल्स ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका विल्फ्रेड पेरेटो है। उन्होंने ही अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की बात की थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टीबी बॉटोमोर द्वारा दी गई सामंतवादी परिसंपत्ति प्रणाली की 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं का चयन कीजिए। यहाँ पे मीन्स है कि टीबी बॉटोमोर ने सामंतवादी परिसंपत्ति की 3 विशेषताएं बताई हैं। ये क्वेश्चन आपका UGC नेट और PGT की आने वाली पेपर्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो इसको ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं कि उन्होंने 3 विशेषताएं कौन कौन सी बताई थी। परिसंपत्ति का कानूनी आधार, श्रम विभाजन दर्शाने वाली परिसंपत्ति, या फिर राजनीतिक समूह के रूप में परिसंपत्ति, या फिर धार्मिक समूह के रूप में परिसंपत्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी। इन्होंने 3 प्रकार की विशेषताएं बताई: परिसंपत्ति का कानूनी आधार, श्रम विभाजन दर्शाने वाली परिसंपत्ति, और राजनीतिक समूह के रूप में परिसंपत्ति। याद रखिएगा ये 3 विशेषताएं टीबी बॉटोमोर की हैं। ये नहीं याद रखना है कि इसमें से कौन सी विशेषताएं नहीं है। मीन्स कि धार्मिक समूह को मत याद रखिएगा, ये 3 विशेषताओं को याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विल्फ्रेड पेरेटो के अनुसार डैश कुलीन तंत्र का कब्रिस्तान है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका इतिहास है। विल्फ्रेड पेरेटो ने ही इतिहास बोला था कि इतिहास कुलीन तंत्र की कब्रिस्तान है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि संस्थागतकरण शब्द किसे संदर्भित करता है। ये प्रारेपण की प्रक्रिया को, परिचय की प्रक्रिया को, परिचित होने की प्रक्रिया को, या स्वीकृति की प्रक्रिया को। तो संस्थागतकरण जो है वो परिचित होने की प्रक्रिया को की बात करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सामाजिक आंदोलन का तनाव सिद्धांत। याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तनाव सिद्धांत नहीं है, यहाँ पे जो आपका है वो है सामाजिक आंदोलन का तनाव सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ ऑप्शन की बात करें तो RK मर्टन,
स्पेंसर, एम.एस. राव या फिर ब्रेंटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्पेंसर है। इन्होंने ही सामाजिक आंदोलन के तनाव सिद्धांत दिए थे। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये भी पूछ सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आत्मसातकरण। यहाँ पे कुछ मिलान वाले क्वेश्चन हैं आपके कि आत्मसातकरण की प्रक्रिया, उत्संस्करण की प्रक्रिया, बहुसंस्कृतिवाद की प्रक्रिया या अनेकवाद, इसमें से कौन किसका है? तो आत्मसात की प्रक्रिया का मीन्स होता है कि किसी चीज़ में समाहित हो जाना। जैसे अल्पसंख्यक समूह हैं, वो किसी और समूह में जब समाहित हो जाते हैं, अपने को पूरी तरीके से उसकी संस्कृति वगैरह को अपना लेते हैं, वो आपका आत्मसातकरण हो जाता है। तो यहाँ पे जो ए का राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, सेकंड। तो ए सेकंड में किस में है? 2 में है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि उत्संस्करण। उत्संस्करण मीन्स होता है कि आपके संपर्कों के फलस्वरूप जो बात हो, किसी की संस्कृति में संपर्क होता है, बीच में एक संस्कृति दूसरे संस्कृति के बीच। तो बी का जो आंसर होगा वो आपका थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थर्ड किस में है? तो थर्ड आपका बी 2 में है। बहुसंस्कृतिवाद। तो बहुसंस्कृतिवाद का मीन्स होता है कि मतलब सांस्कृतिक विविधता को स्वीकृति और प्रोत्साहन, कि विभिन्न संस्कृति में जो अलग अलग हैं फिर उसको भी हम स्वीकार करते हैं और उसको भी प्रोत्साहित करते हैं। तो सी का जो ऑप्शन होगा वो आपका फोर्थ होगा। अनेकवाद। अनेकवाद का मीन्स होता है कि राज्य के भीतर स्थिति जिसमें समूह के नगर पालिका की भी साझा शक्ति होती है। तो इसका जो होगा डी का वो फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो आपका बी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किसका सिद्धांत था कि शैक्षिक अवसर की समानता किसके द्वारा तय की गई थी? मीन्स कि किसने कहा था कि शैक्षिक अवसर अध्ययन की समानता किसके द्वारा की गई थी? रॉलैंड कॉलिंस के अनुसार, लेस्लाट होंगेन के अनुसार, रेमंड बोर्डन के अनुसार या फिर जिम कोलेमन के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जिम कोलेमन के अनुसार। ये इन्हीं का सिद्धांत है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि समाज में अनुरूपता लाने के लिए किसी नियम या कानून को लागू करने के साधनों को क्या कहा जाता है? ये आपका 10th नंबर क्वेश्चन है कि समाज में अनुरूपता लाने के लिए किसी नियम या कानून को लागू करने के साधनों को क्या कहा जाता है? प्रथाएं, सजा, प्रतिबंध या एकीकरण। तो यहाँ पे बात करें प्रतिबंध की, तो ये आपका सेशन है जो कि 2 तरीके से है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जो होता है वो कानून द्वारा होता है और अनौपचारिक जो होता है ये पुरस्कार और दंड के द्वारा समाज देता है कि अच्छा करेंगे तो आपको पुरस्कार देगा समाज, अगर गलत करेंगे तो दंड देगा। ओके, तो ये याद रखिएगा कि सेशन जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि समलैंगिक सिद्धांत अकादमिक विचार का एक भाग है जो लैंगिक पहचान और वर्गीकरण के निर्माण पर ध्यान देता है। तो ये सही है कि समलैंगिक सिद्धांत जो है अकादमिक विचार है जो लैंगिक पहचान को वर्गीकरण और निर्माण पर ध्यान देता है। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की कि समलैंगिक सिद्धांत की मूल संरचना जो है 1980 के दशक के उत्तरार्ध और 1990 के दशक के आरंभिक राजनीतिक आंदोलन में मिलती है। तो ये भी सही है, जो समलैंगिक सिद्धांत वो 1910 से 1990 के बीच के दशक में इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा कि दोनों कथन जो है आपके सही हैं, क्योंकि ये 1980 और 1990 के उत्तरार्ध में आया था और ये एक अकादमिक लैंगिक पहचान भी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि इमाइल दरखाइम निम्नलिखित में से कौन इमाइल दरखाइम द्वारा समाजीकरण के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है? भूमिका का प्रदर्शन,
दूसरे की कल्पना, सामूहिक चेतना या श्रम का विभाजन। तो यहाँ बात हो रही है समाजीकरण की। तो समाजीकरण की बात हो रही है दरखाइम के अनुसार, तो यहाँ पे सामूहिक चेतना की हो जाएगी कि जो व्यक्ति एकजुट होते हैं। समाजीकरण का मीन्स ये नहीं होता है कि एक दूसरे से एकजुट नहीं होंगे, एक दूसरे के बारे में बात नहीं करेंगे, नैतिक नहीं होंगे, ये समाजीकरण का रूल है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जो है सामूहिक चेतना मीन्स होता है कि एक व्यक्ति दूसरे से एकजुट होगा, एक साथ एक समुदाय में कार्य करेगा, एक दूसरे का अनुकूलन करेगा, एक दूसरे की बात जानेगा, उनसे कुछ सीखेगा, ये होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सामूहिक चेतना हो जाएगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आपका जो सांस्कृतिक पहचान में शामिल है, तो सांस्कृतिक पहचान में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। एक है जातीयता, तीसरा है सामाजिक वर्ग, थर्ड है आपका आदर्श या फिर धर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, क्योंकि एक सांस्कृतिक पहचान जो है उसकी जाति से होती है, सामाजिक वर्ग से होती है और चौथा धर्म से होती है। आदर्श से हो सकता है लेकिन उतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदर्श से कोई सांस्कृतिक पहचान नहीं होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अनौपचारिक पदानुक्रम से उभरा है सामाजिक वर्ग, कक्षा भेद मीन्स की क्लास डिफरेंशिएशन, या फिर स्टेरियोटाइप आधारित अपेक्षा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनौपचारिक पदानुक्रम जो होता है वो स्टेरियोटाइप होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किसने कहा है कि शांति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा आवश्यक है। इमाइल दरखाइम, अरस्तु, एन.के. बोस या एम.के. गांधी। जैसा कि इस बार भी यूजीसी नेट में शिक्षा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था एंड इससे प्रीवियस भी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये सब क्वेश्चंस आप ध्यान से देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम के पेपर में हो सकता है देखने को मिल जाए। चलिए तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं। तो ये सिद्धांत जो है एम.के. गांधी का है। उन्होंने वो ही हैं जो शांति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा को आवश्यक मानते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किसने तर्क दिया है कि अस्त्रीकृत समाज अपने सदस्यों की वास्तविक समानता के साथ एक मिथक है जिसे मानव जाति के इतिहास में कभी महसूस नहीं किया गया है। तो ये कौन बोलता है कि अस्त्रीकृत समाज जिसमें स्त्रीकरण नहीं पाया जाता है वो अपने समाज सदस्यों की वास्तविक समानता के साथ एक मिथक है जिसे मानव जाति के इतिहास में कभी महसूस नहीं किया गया है। पितरिम सोरोकिन, किंग्सले डेविस, अगस्त कॉम्ट या फिर एमिल दरखाइम। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका पितरिम सोरोकिन है। यही मानते हैं कि अगर समाज में स्त्रीकरण नहीं हो जाएगा तो वो एक मिथक के समान है जो मानव जाति के इतिहास में कभी महसूस नहीं किया गया है, कि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि स्त्रीकरण मानव जाति में नहीं हुआ हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने माना कि समाज के केवल एक पहलू में परिवर्तन समाज के संतुलन को बाधित कर सकता है। कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर या फिर टालकट पार्सन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो टालकट पार्सन्स है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर की टर्म की बात करें तो सामाजिक संतुलन की बात हरदम टालकट पार्सन्स ही करते हैं, और यहाँ पर एक पहलू में परिवर्तन समाज के संतुलन को बाधित कर सकता है। मीन्स कि ये परिवर्तन को मानते ही नहीं थे टालकट पार्सन। वो कहते थे परिवर्तन आने से पहले इसके कुचल देना चाहिए जिससे समाज में कोई भी रुकावट, कोई भी संघर्ष ना आए। तो इस अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसको समझिए कि कह क्या रहा है वो चीज़। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किसी व्यक्ति या सामाजिक वस्तु का एक सामाजिक समूह से दूसरे स्तर पर स्थित किसी भी वस्तु के परिवर्तन को कहा जाता है। मीन्स कि एक स्तर से दूसरे स्तर की बात हो रही है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ऊपर से नीचे नहीं जा रहा है, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्षैतिज गतिशीलता।
इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, एक स्तर से दूसरे स्तर पे शिफ्ट जाते हैं व्यक्ति, एक जगह से दूसरे जगह पे जाएंगे, लेकिन इसमें जो है कोई पदानुक्रम या फिर कोई भी स्त्रीकरण डिवाइडेड नहीं होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE कब पारित किया गया था। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कब आया था, 2005 में, 2007 में, 2009 में या 2011 में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका 2009। ये बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2009 में आया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि डैश लोगों के समूह सदस्यों के संबंध में उनके स्ववर्गीकरण को संदर्भित करता है। मीन्स कि यहाँ पे समूह की बात हो रही है, ये चीज़ ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन क्या रहा है। तो यहाँ पे समूह की बात कर रहा है तो वो सामाजिक पहचान हो जाएगी, व्यक्तिगत पहचान नहीं होगी, क्योंकि एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, एक समूह की, और विविध ने भी नहीं हो सकता क्योंकि एक ही समूह के हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि धार्मिक ही पहचान हो, धार्मिक की बात नहीं कर रहा है किसी एंगल से। तो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करिए। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, उसका आंसर आपको ज़रूर मिल जाएगा, उसी में छुपा होता है। ठीक, आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सबको मुझसे जुड़ना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मानसी विद सोशियोलॉजी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।